नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी इस क्लास में हम विश्व भूगोल के अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की जो हमारी पिछली क्लासें हुई हैं उसमें हमने अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत, पठार, मैदान इन तीनों के बारे में चर्चा कर ली है। एक बार हम उन सारी चीजों का मैप पर रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन में हमने देखा, मैं अभी ब्लू पेन से जो बना रहा हूं वो पर्वत है। ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है एटलस पर्वत, और ये इस पर्वत का जो विस्तार है वो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में ATM से इससे हमें याद किया था। इसके बाद सिएरा लियोन नामक एक देश है यहाँ पर, जहां पर लोमा पर्वत का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद हम चलेंगे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका ये लेसोथा और ये स्वाजीलैंड, इन तीन जगह पर एक पर्वत का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ये जो भाग है, यहां पर सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप का, किलिमंजारो। ये भाग केन्या का है, यहां पर माउंट केन्या स्थित है। और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहां पर विषुवत रेखा के पास रुवेनजोरी पर्वत है। ये जो किलिमंजारो पर्वत है ये सबसे ऊंचा शिखर है, माउंट केन्या दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और रुवेनजोरी तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अब हम देखते हैं पठार। ये तो हुए पर्वत जो हमने देखे, अब देखते हैं हम पठार। पठारों में हमने देखा था, सबसे पहले रेड पेन से हम देखते हैं, ये एक पठार था, ये एक पठारी क्षेत्र था जिसका नाम था गिन्नी उच्च भूमि। और इसी के अंतर्गत एक और पठार था जिसका नाम था फाउटा जालोन का पठार, जहां से नाइजर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये था। इसी के अंदर लोमा पर्वत पाया जाता है। दूसरा ये नाइजर है और नाइजर के नीचे ये नाइजीरिया है। इसमें एक पठार का नाम था, हमने देखा था, इस पठार का जो नाम था वो जोस का पठार था। इसके बाद हम चलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ये जाम्बिया। इस क्षेत्र में एक पठार पाया जाता है जिसे बोलते हैं कतंगा का पठार। इससे जब हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो यहां जो भाग है ये अंगोला देश है। इस अंगोला देश में एक पठारी क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम है बी का पठार। इसके बाद नीचे चलेंगे तो ये साउथ अफ्रीका में एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है व्रत कारू का पठार। अब इस क्षेत्र को देखिए, ये जो क्षेत्र है यहां पर एक पठारी क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम है पूर्वी अफ्रीकन पठार। ये जो पठार है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है। इसके बाद इसके ऊपर की साइड में यहां जो पठारी क्षेत्र में बना रहा हूं, ये पठारी क्षेत्र है एक जिसका नाम है इथोपियन उच्च भूमि। इसे अबिसिनियन पठार के नाम से भी जानते हैं, इथोपिया पठार के नाम से भी इसे जानते हैं। ये 7 पठार हमने देखे थे। इसके बाद हमने मैदानों पर चर्चा की थी। मैदानों में हमने देखा था कि ये गुजर रही है विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा गुजर रही है। इस विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे की साइड में एक घास के मैदान पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो मैं क्रॉस से आपको बना के दे रहा हूं। इस क्षेत्र में सवाना घास के उष्ण कटिबंधीय मैदान पाए जाते हैं। और ये तंजानिया वाला जो भाग है, यहां पर एक स्थानीय नाम दिया जाता है इन्हें, सेरेगेटी के मैदान। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये सवाना घास के मैदान। घास के मैदानों में नीचे चलेंगे तो यहां साउथ अफ्रीका में एक घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और इनका नाम है वेल्ड्स। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने एक साहोल क्षेत्र या साहेल क्षेत्र देखा था, साहेल क्षेत्र देखा था। हम यहां पर इससे ऊपर वाले भाग को मान लेते हैं कि यह सहारा मरुस्थल का विस्तार, ये सहारा मरुस्थल है। और इसके नीचे हमने देखा अभी कि ये सवाना घास के मैदान। इन दोनों के बीच में एक संक्रमण पट्टी पाई जाती है। ये जो संक्रमण पट्टी है इसे साहेल कहा जाता है। ये साहेल जो है ये बंजर भूमि होती है और इसमें यहां अपन ने देखा था फाउटा जालोन पठार, वहां से नाइजर नदी निकल के आती है और ये जो नाइजर नदी है यहां एक डेल्टा बनाती है, वो भाग इसका उपजाऊ है, बाकी ये संपूर्ण बंजर भूमि के रूप में है। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो सोमालिया से लेके मोजाम्बिक तक एक तट का निर्माण होता है, इस तटीय भाग का जो नाम था वो था स्वाहिली तट। ये जो तट था ये हिंद महासागर से सटा हुआ था और इस तट पर जो तट था उसकी स्थिति थी कि ये रेतीला मैदान था। इसे आप मरुस्थल में भी शामिल कर सकते हैं, मैदान में भी कर सकते हैं, मैदान में ही मरुस्थल शामिल होता है। आज की क्लास में हम अब जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम मरुस्थल और नदियां। मरुस्थल की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका का एक मैप बनाते हैं। मैप बनाना
ज्योग्राफी के लिए सबसे सही है। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको महाद्वीपों के, भारत के हल्के फुल्के मैप बनाना आना चाहिए। इसलिए मेरे साथ साथ आप भी मैप बनाने की कोशिश करें। जब मैप मैप से हम किसी चीज को समझते हैं तो इजीली वो याद होती है और ज्यादा समय तक हम उसको याद रख भी पाते हैं। मैप से चीजें याद करने में भी आसानी होगी और आप ये भी देख पाएंगे कि एक्चुअल में वो चीज है कहां पे। कुछ इस प्रकार का विस्तार है या इस प्रकार का मैप बनता है अपना। अफ्रीका महाद्वीप का, यहां पर इसका द्वीपीय देश है जिसका नाम मेडागास्कर है। ठीक है, इस प्रकार का ही मैप बनेगा। आप भी इस प्रकार का मैप बना लो और मैप पे हम अब मरुस्थल समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मैप बनता है अफ्रीका महाद्वीप का। हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में मरुस्थल जो पाए जाते हैं, सबसे पहले मैं एक ऊपर की तरफ आपको मरुस्थल बना रहा हूं जिसको मैं डॉट डॉट लाइन से कैद कर रहा हूं। ये डॉट डॉट जो लाइन मैं बना रहा हूं, इसमें जो मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा। सहारा जो मरुस्थल है इसका विस्तार अगर हम देखें तो 85 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार है और ये 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देशों के जब हम नाम देखते हैं तो एक बार आप देखेंगे वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये 7 वो देश हैं जिनसे अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा गुजरती है। ये याद है हमें क्योंकि सेकंड क्लास में हमने इनको अच्छे से याद किया था। वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र, ये चीजें हमें याद है। इसके बाद हम चलते हैं, हम देखेंगे कि यहां केवल अल्जीरिया है जहां से एटलस पर्वत गुजरता है। तो एटलस पर्वत जिन 3 देशों से गुजरता है उन तीनों देशों में सहारा का विस्तार है। तो किनसे गुजरता है? एटीएम से याद किए थे हमने, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया। तो मोरक्को और ट्यूनीशिया को भी आप यहां लिख दो। अब देश हो गए 9, अब देश बचते हैं हमारे पास 2। उन 2 देशों को हमें याद करना है। एक का नाम है चाड और एक का नाम है सूडान। ये 11 देश हैं जिनमें सहारा मरुस्थल का विस्तार है। अब सहारा मरुस्थल को कुछ जगह स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, मैं उन्हें ब्लू से ही बना देता हूं। यहां लीबिया के आसपास इसे लीबियम मरुस्थल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसी क्षेत्र में मिस्र के आसपास इसे पूर्वी साइड में नूबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और अब इसी साइड में चलेंगे जब मिस्र में, तो मिस्र का जो पश्चिमी भाग है उस साइड में पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र मिस्र के नाम जाना जाता है। चाड में इसे चाड के मरुस्थल से नाम की जाना जाएगा और हर देश में इसे उसके देश के नाम से जाना जाएगा ही। ट्यूनीशिया का मरुस्थल, जैसे बोले ट्यूनीशिया का मरुस्थल, तो वो भी सहारा मरुस्थल का भाग होगा ही, ये हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, ये मरुस्थलीय प्रदेश हो, स्थानीय नाम हो गए मरुस्थलों के। इसके बाद एक शब्द हमें याद रखना है, नखलिस्तान या मरुद्यान। मान लेते हैं कि ये कोई जल क्षेत्र है, ये ब्लैक से मैंने यहां जल क्षेत्र बना दिया। इस जल क्षेत्र के पास यहां पर वनस्पति का विकास हो गया। ये जो वनस्पति का विकास हो रहा है, जो हरा भरा भूभाग हमें दिखाई दे रहा है, ये जो वनस्पति का विकास है इसे नखलिस्तान या मरुद्यान कहते हैं। इसमें हमें याद क्या रखना है, मरुस्थल में जल क्षेत्र के पास जल क्षेत्र के स्थित होने पर उसके पास जिस वनस्पति का विकास होता है उससे जिस हरे भरे मैदान का या हरे भरे क्षेत्र का जो निर्माण होगा उसे नखलिस्तान कहते हैं। नखलिस्तान क्या होता है? मरुस्थल में जल क्षेत्र के आसपास वनस्पति का विकास होने से जिस हरे भरे क्षेत्र का विकास हो जाता है उसे नखलिस्तान कहा जाता है। ये यहाँ पाए जाते हैं। ये जो मरुस्थल है ना, इसमें 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। 3 प्रकार के मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल जिसमें केवल रेत ही रेत पाई जाती है उसे हम इर्ग कहते हैं, उस इर्ग का विस्तार भी यहां पर है। इसके बाद दूसरा मरुस्थल हम देखें तो हम्मादा, जिसमें चट्टानें पाई जाती हैं और उस मरुस्थल का विस्तार भी इसमें पाया जाता है। और एक मरुस्थल होता है जो रेतीला भी है और चट्टानी भी है, मतलब इन दोनों का जो मिश्रित मरुस्थल होता है रैग, उसका विस्तार भी सहारा मरुस्थल में पाया जाता है।
तो हमें ये याद रखना है कि ये सहारा मरुस्थल के बारे में मोटी मोटी हमारी जानकारी थी। 11 देशों में फैला हुआ है, 85 लाख किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, नकली स्थान इसमें पाए जाते हैं, तीनों मरुस्थल इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें विश्व के सबसे लंबे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप, जैसे हवा इधर से आ रही है और मिट्टी यहां से उठेगी और इस प्रकार के एक गुंबद सा का निर्माण करके आगे चली जाएगी। ये जो उठा हुआ भाग है इसे बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप मतलब मिट्टी से बनने वाले स्तूप बालू का स्तूप कहलाएंगे। ये जो बालू का स्तूप होते हैं ना, इनकी ऊंचाई की बात करें तो इस क्षेत्र में जो ऊंचाई होती है वो लगभग 300 मीटर तक ऊंचे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और ये जो लंबाई की बात करें तो इस लंबाई को कई सौ किलोमीटर लंबे बालू का स्तूपों का यहां निर्माण होता है। तो विश्व के सबसे लंबे बालू का स्तूप या सबसे बड़े बालू का स्तूप सहारा मरुस्थल में बनते हैं। ये भी हमें याद रखना है। इसके साथ साथ हमें एक बात याद रखनी है कि यहां पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम बद्दू है। जीव जंतु, तो वही जीव जंतु यहां पर पाए जाएंगे जो मरुस्थलीय जलवायु को झेल सकते हैं। तो उसमें जेब्रा, ऊंट, बिच्छू, ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो इस जलवायु के साथ अपने आप को बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमें देख ली हैं सहारा मरुस्थल के बारे में मोटी मोटी। इसके बाद जब हम सहारा मरुस्थल का डिटेल से पढ़ेंगे आगे उसमें स्लाइड में, तो वहां और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, एक बार मैं इन सबको मिटा देता हूं, एक बार फिर देख लो, मैं आपको बोलता जाता हूं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। क्षेत्रफल है इसका 85 लाख वर्ग किलोमीटर और ये फैला हुआ है 11 देशों में। 11 देशों में वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, चाड, मिस्र, इन देशों में इनका विस्तार पाया जाता है। इसके साथ साथ हम देखें तो यहां नकलिस्तान पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के मरुस्थल इसमें पाए जाते हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए। तीनों प्रकार के मरुस्थल, तीनों प्रकार कौन से मरुस्थल? इसमें रैक का विस्तार भी है, इर्क का विस्तार भी है और इसमें हम्मादा का विस्तार भी है। यह हमें याद रखना है। यह जो मरुस्थल है इसका नाम है सहारा मरुस्थल। यह सहारा मरुस्थल है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, हमें देखना है अब कालाहारी मरुस्थल। यहां हम नीचे की साइड में जाएंगे तो जिसको मैं प्लस से बना रहा हूं, इस क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। इसका जो विस्तार है वो 3 देशों में पाया जाता है। कौन कौन से 3 देश हैं? 3 देश हैं, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इन 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार। कालाहारी जो मरुस्थल है इसमें एक जनजाति निवास करती है। उस जनजाति का नाम है बुशमैन जनजाति। ये जो जनजाति होती है ये बहुत दक्ष स्तर या कुशल स्तर के शिकारी होते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब ये किसी जेब्रा या जिराफ आदि का शिकार करते हैं और वो घायल होकर भागता है तो ये उसका 40 से 50 किलोमीटर तक पीछा करते हैं। इतनी इनमें क्षमता होती है। इसके साथ साथ ये जो कालाहारी मरुस्थल है इसमें एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम शतुरमुर्ग है। यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ नहीं सकने वाला पक्षी है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह मनुष्य को या व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठाकर भाग सकता है। इसके साथ साथ इसकी जो हाइट है वो लगभग 2.75 मीटर और वजन 150 किलोग्राम तक हो सकता है और प्राकृतिक रूप से ये अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक पाया जाता है। ये हमें यहां से याद रखना। ये जो मरुस्थल है कालाहारी, उसके बारे में प्रमुख बिंदु थे जो हमने डिस्कस कर लिए। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार हमने देख लिया, नामीबिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक। नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इसके अलावा हमने देखा कि यहां पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है और इसके साथ साथ शतुरमुर्ग पाया जाता है। इसके बाद हम बनाते हैं एक और मरुस्थल जिसका नाम है नामीब मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल हो गया हमारा। अब हम बनाते हैं नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल जो था उसके विस्तार को देखें तो उसका विस्तार जो है वो अटलांटिक महासागर के तट के पास है। इसलिए नामीब मरुस्थल जो है उसे तटीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये जिसे मैंने इस तरह के निशान से बनाया है, इस मरुस्थल को नामीब मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये है नामीब मरुस्थल।
इसका जो विस्तार है वो नामीबिया, अंगोला और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तटीय मरुस्थल है, अटलांटिक महासागर के तट के पास पास इसका विस्तार है। ये हमें इसमें याद रखना है। इसमें याद रखने वाली बात यही है कि नामीब मरुस्थल जो है उसका विस्तार नामीबिया, अंगोला और साउथ अफ्रीका में, तथा इसे तटीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों मरुस्थल हमें पढ़ने हैं। इसके साथ साथ मैंने बता दिया कि सहारा मरुस्थल में स्थानीय मरुस्थल भी पाए जाते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे चलते हैं और पीपीटी या स्लाइड से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल में हमने देखा था कि जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले क्षेत्र में उसका विस्तार है। ये सहारा मरुस्थल का ऊपर वाला भाग है, इसमें अफ्रीका महाद्वीप का ऊपर वाला भाग है, इसमें सहारा मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। ये जो विस्तार है ये 11 देशों में, नाम मैंने एक बार फिर बता देता हूं। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, वो 7 देश जिनसे कर्क रेखा गुजर रही। फिर एटलस पर्वत का एक देश अल्जीरिया आ गया। 2 देश हमें पता है, मोरक्को और ट्यूनीशिया, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा 2 देशों को हमें याद रखना है, चाड और सूडान। सूडान भी आगे जब हम नील नदी याद करेंगे तो उसमें याद हो जाएगा, तो सूडान की टेंशन नहीं है, हमें टेंशन है चाड की। चाड को हमें याद रखना है कि चाड से में भी सहारा मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 75 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये हमने पढ़ा था। 85 लाख वर्ग किलोमीटर, 75 नहीं। और अब हम शुरू करते हैं पीपीटी से। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसका क्षेत्रफल लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैला हुआ है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया विस्तार। पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, चाड, सूडान, ट्यूनीशिया में। मैंने उस स्लाइड पे आपको बताया था कि जो बालू का स्तूपों का जो निर्माण होता है ऐसे, ये बालू का स्तूपों की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर होती है और इनकी लंबाई जो है वो कई 100 किलोमीटर होती है। तथा ये विश्व के सबसे बड़े बालू का स्तूप सहारा मरुस्थल में बनते हैं, ये हमने पढ़ा है। हमने देखा था इस मरुस्थल में संपूर्ण मरुस्थल, जिसे रेतीला मरुस्थल भी कहा जाता है, रेग वो पाया जाता है, उसका विस्तार भी है। चट्टानी मरुस्थल हम्मादा का विस्तार भी इसमें है। और इसके साथ साथ इन दोनों का जो मिक्सर बनेगा या मिक्स में जो मरुस्थल बनता है उसका नाम रैग होता है, और मिश्रित मरुस्थल रैग का विस्तार भी यहां पाया जाता है। ये सब चीजें हमने देखी हैं, ये चीजें हमने देख ली। रेतीला मरुस्थल कहलाता है इर्ग, मिश्रित मरुस्थल कहलाता है रैग, और चट्टानी मरुस्थल कहलाता है हम्मादा। ये सब चीजें हमने देख ली हैं। अब हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर, अच्छे से समझते हुए चलें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इससे 1 या 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जो आप इजीली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मरुस्थल में विभिन्न मरुस्थल पाए जाते हैं जिनके स्थानीय नाम है, जैसे लीबियम मरुस्थल, अल्जीरिया और लीबिया में इसका विस्तार है। नूबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है उसमें इसका विस्तार है। मिस्र का पश्चिमी मरुस्थल, इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं चाड का मरुस्थल जो चाड में है, और ट्यूनीशिया का मरुस्थल वो ट्यूनीशिया में विस्तार है। आप देश के नाम से भी इन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक चीज पढ़ाई थी अभी कि ये जो भूभाग है, मान लेते हैं कि ये पूरा कोई मरुस्थल है। इस मरुस्थल में, ये मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये कोई जल क्षेत्र है, ये छोटे छोटे जल क्षेत्र हैं। इन जल क्षेत्रों के पास विभिन्न प्रकार की घास और पेड़ पौधों का विकास हो गया। ये जो विभिन्न प्रकार की घास उगी है या पेड़ पौधों का जो विकास हुआ है, इनको मर्रू उद्यान या नखलिस्तान कहा जाता है। ये मर्रू उद्यान और नखलिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। ये घास, पेड़ पौधे, वनस्पति का विकास होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले जल क्षेत्रों के आसपास वनस्पति के विकास होने से बनने वाले हरे भरे क्षेत्र को मरु उद्यान या नखलिस्तान कहते हैं। अगर हम ये भी देख लें कि भाई क्वेश्चन आता है कि मरु उद्यान किसको कहते हैं, नखलिस्तान क्वेश्चन आ जाए, नखलिस्तान आएगा तब तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन यदि मरु उद्यान क्वेश्चन आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि मरु का अर्थ होता है मरुस्थल और उद्यान का होता है हरा भरा क्षेत्र।
तो हमें ये याद आ जाएगा, लेकिन वो इसको आपसे पूछेगा, वो नखलिस्तान के नाम से ही पूछेगा। इसलिए आपको याद रखना है, मरुस्थल में जल क्षेत्र के आसपास वनस्पति का विकास होता है, जिसके कारण वह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। उस क्षेत्र को नखलिस्तान कहते हैं। अब सहारा मरुस्थल में इस नखलिस्तान का विस्तार कितना है? तो कुल सहारा मरुस्थल का विस्तार हमने देखा है 85 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसमें से 2100 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2100 किलोमीटर स्क्वायर पर नखलिस्तान का विस्तार है। ये चीज हमें देखनी है। इसमें बद्दू जनजाति निवास करती है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, 2100 किलोमीटर वाली आप याद रखें तो भी ठीक, नहीं रखें तो भी ठीक। ठीक है। इसके बाद इस मरुस्थलीय क्षेत्र में, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत बद्दू जनजाति निवास करती है और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जेब्रा, ऊंट, बिच्छू आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। ये चीजें हमें याद रखनी है कि भाई जीव जंतु भी आपको याद रख लोगे, लेकिन ये बद्दू जो जनजाति है ये शायद आप भूल जाओ, तो इस बद्दू जनजाति को भी आपको याद रखना है कि बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। आगे चलते हैं। अगला है विश्व भूगोल में हम अब कालाहारी मरुस्थल पर चर्चा करेंगे। कालाहारी मरुस्थल में इसका विस्तार हमने देखा था। हमने कुछ इस प्रकार से बनता है, नीचे का साउथ अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी, यहां हमने प्लस के साइन से एक मरुस्थल बनाया था, उसका नाम था कालाहारी मरुस्थल। इसका जो विस्तार है ना, ये नामीबिया देश पड़ेगा यहां पर। इस प्रकार से नामीबिया का विस्तार, नामीबिया, ये साउथ अफ्रीका, और यहां पर पड़ता है बोत्सवाना। इन चीजों में, इनमें इनका विस्तार होता है, विस्तार है। इस क्षेत्र में जो है कालाहारी मरुस्थल जो क्षेत्र है, इसमें बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और बुशमैन जनजाति एक कुशल प्रकार की शिकारी होती है, और वो इतने अच्छे कुशल शिकार करने वाले होते हैं कि जब वो किसी शिकार को घायल करते हैं, जैसे कि उन्होंने किसी जेब्रा को घायल किया, तो उस घायल जेब्रा का वो 40 से 50 किलोमीटर तक पीछा करने की क्षमता होती है उनमें, अर्थात वो उनके पीछे भाग सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। इसी के साथ साथ, इसके साथ साथ हम देखें तो इसमें शतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है, जो विश्व का उड़ नहीं सकने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। ये आपको याद रखना। और ये पक्षी अपनी पीठ पर एक व्यक्ति को बैठाकर भाग भी सकता है। शतुरमुर्ग जो पक्षी होता है, वो अपनी पीठ पर किसी व्यक्ति को बैठाकर भाग सकता है। एक वयस्क नर शतुरमुर्ग की ऊंचाई 2.75 मीटर और वजन 150 किलोग्राम तक हो सकता है। प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक संख्या में यह पक्षी इसी महाद्वीप में पाया जाता है। अब मैं आपको शतुरमुर्ग दिखाता हूं। यह है शतुरमुर्ग। ये जो शतुरमुर्ग है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2.75 मीटर और इसका वजन जो है वो 150 किलोग्राम हो सकता है। ये प्राकृतिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल में इसका विस्तार है और ये एक मनुष्य को अपनी पीठ पर बैठाकर भाग भी सकता है। उड़ नहीं सकता, नहीं उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नामीब मरुस्थल हमने देखा था कि इसका जो उपनाम था वो था तटीय मरुस्थल। नामीब मरुस्थल को अगर हम देखें तो नामीब मरुस्थल का विस्तार कुछ इस प्रकार था, इस प्रकार से है। नीचे का अफ्रीका महाद्वीप और यहां पर अंगोला देश है, इसके नीचे नामीबिया है, उसके नीचे साउथ अफ्रीका है। ये महाद्वीप, ये देश पाए जाते हैं नीचे की साइड में अफ्रीका महाद्वीप के। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। यहां पर देखते हैं, ये भाग है नीचे का। इसमें ये वाला भाग जहां पर मैं प्लस साइन बना रहा हूं, यहां पर नामीब मरुस्थल का विस्तार है। इसे तटीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार ऊपर अंगोला, नीचे नामीबिया और उसके नीचे साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों में इसका विस्तार है। ये थे हमारे तीनों मरुस्थल जो कि हमने पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम अफ्रीका महाद्वीप का अफवाह तंत्र, मतलब नदियां पढ़ेंगे। नदियों को पढ़ने से पहले हम एक बार अफ्रीका महाद्वीप का एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिसपे हम नदियां ड्रॉ करेंगे। एक बार आप भी मेरे साथ साथ मैप बनाएं, मैप से चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं। इस प्रकार से कुछ अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार हमें देखने को मिलता है।
एक मिनट, आप भी बनाते रहिए मैप, ताकि हम एक बार अच्छे से नदियां पढ़ लें और फिर हमें दोबारा कभी अफ्रीका महाद्वीप की नदियों में दिक्कत नहीं आए। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, थोड़ा टाइम लग रहा है। इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप, हम मान लेते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप, कुछ इस प्रकार की स्थिति होती है, ये मेडागास्कर द्वीप। अब हमने नदियां देखते हैं। नदियों में हमने देखा था, मैं जिस रेड लाइन, रेड पेन से बना रहा हूं, यहां मैंने बनाया था पूर्वी अफ्रीकन पठार, और यहां मैंने बनाया था इथोपिया उच्च भूमि। यहां पर एक झील है, ताना झील, और यहां एक झील है, विक्टोरिया झील। इन दोनों झीलों से, यहां से निकलती है, मान लिया कि ये विक्टोरिया झील है, इस विक्टोरिया झील से निकलेगी इस विक्टोरिया झील से निकलती है ब्लू ब्लू नाइल नदी या नीली नदी, ब्लू नील नदी, ठीक है, ब्लू नील, सॉरी 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 सॉरी, इससे निकलेगी व्हाइट नील, यहां से निकलेगी व्हाइट नील, ठीक है, यहां से निकलेगी व्हाइट नील, व्हाइट नील नदी यहां से निकलेगी। और ये जो ताना झील है, इस क्षेत्र में, यहां से निकलेगी ब्लू नील, ब्लू नील नदी। ये दोनों नील नदी यहां एक जगह आएगी, खार्तूम, खार्तूम, ये सूडान की, उत्तरी सूडान की राजधानी। ये दोनों नदियां यहां आते हुए मिल जाएंगी, ये नदी यहां आ गई और ये नदी यहां आ गई, ये नदी यहां आपस में मिल गई। इसके बाद संयुक्त रूप से जो धाराएं निकलेगी वो निकलती है नील नदी, नील नदी। और ये नील नदी जो है, ये भूमध्य सागर में जाकर अपना जल विसर्जित कर देगी। इस प्रकार, इस तरह से है नील नदी। नील नदी के बारे में हम देखें तो हमने क्या देखा, नील नदी दो धाराओं के मिलन से बनती है। नील नदी दो धाराओं के मिलन से बनती है, ब्लू नील नदी जो कि ताना झील से निकलती है, व्हाइट नील नदी जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। एक बार दोबारा मैप बनाते हैं, उस पर अच्छे से इसको ड्रॉ कर देते हैं ताकि बार बार हमें दिक्कत नहीं आए। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 6660 किलोमीटर है। हम बनाते हैं, ये थी विक्टोरिया झील और ये है ताना झील। यहां से एक धारा निकल के आएगी, ये थी सफेद नील, और दूसरी बना देते हैं हम ग्रीन से, ये थी ब्लू नील, ब्लू नील नदी। ये यहां पर आकर मिल जाती हैं। इसके आगे जो संयुक्त धारा बनकर जाएगी वो कहलाएगी नील नदी। नील, ब्लू नील, व्हाइट नील। सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाइट नील, ये नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 6650 किलोमीटर है। और ये, इसके ऊपर अगर अपन मिस्र में चलेंगे तो यहां पर असवान बांध है और नसीर झील का निर्माण नील नदी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ जो नील नदी है वो मिस्र में एक डेल्टा का निर्माण करती है। भूमध्य सागर में गिरने से पहले मिस्र में एक डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा जो है, ये मिस्र का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की जो सभ्यता थी ना, उसका विकास भी नील नदी के किनारे हुआ था। यह हमें याद रखना है, ठीक है।
ये थी कुल नील नदी। इसके बाद हम दूसरी नदी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नाइजर नदी। हमने यहां पर पढ़ा था फाउटा जालोन का पठार। फाउटा जालोन का जो पठार था उससे निकलती है वो नाइजर नदी। नाइजर नदी निकलेगी और ऐसे ये अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक जो सागर है, महासागर है, उसमें मिनी की कोई खाड़ी है, उसमें अपना जल विसर्जित करेगी। ये नदी है नाइजर नदी। नाइजर नदी है, ये अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है और ये नाइजीरिया आदि देशों में बहते हुए मिनी की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक में अपना जल गिराती है। इस नदी क्षेत्र में जो है वो डेल्टा, जो इस नदी का डेल्टा बनता है उसमें पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमने दो नदियां पढ़ी। नाइजर नदी फाउटा जालोन के पठार से निकलेगी। गिन्नी उच्च भूमि में जो हमने फाउटा जालोन का पठार देखा था वहां से नाइजर नदी निकलती है और मिन्नी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। लेकिन इसका जो डेल्टा बनता है उस डेल्टा में पेट्रोलियम के विपुल भंडार पाए जाते हैं, इसलिए नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। नाइजर नदी नाइजर इनसे बहती है। नाइजीरिया में इसके ऊपर कैंजी बांध बनाया गया है। ये चीजें हमने देखी। इधर चलते हैं हम नील नदी। नील नदी दो धाराओं के मिलने से बनती है, व्हाइट नील, ब्लू नील। ब्लू नील निकलती है ताना झील से और व्हाइट नील निकलती है विक्टोरिया झील से। और ये उत्तरी सूडान की जो राजधानी है खार्तूम, उसमें आकर एक साथ जुड़ जाती हैं। उसके बाद नील नदी आगे बहती है। नील नदी का जो डेल्टा है भूमध्य सागर में गिरने से पहले ये एक डेल्टा का निर्माण करेगी मिस्र में, और मिस्र में जो इसका डेल्टाई क्षेत्र है वो बहुत अधिक उपजाऊ होता है और इस उपजाऊ भूभाग के कारण यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं और मिस्र की जो सभ्यता है उसका विकास भी नील नदी के किनारे हुआ था। ये चीजें हमें देखनी है। इसके साथ साथ मिस्र में नील नदी पर असवान बांध का निर्माण भी किया गया है। अब हम पीपीटी से इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। अफवाह तंत्र में हमने देखा नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डाटा याद रखें, आपको यह याद होना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। इसके साथ साथ एक वर्ड और आता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अब इनमें क्या फर्क है? बड़ी नदी का मतलब है जिसका अपवाह क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जहां तक उसकी नदियां फैली हुई होती हैं, वो कहलाती है बड़ी नदी। मतलब जिसमें जल अधिक होता है उस क्षेत्र के हिसाब से उसे बड़ी नदी कहा जाता है। जिसमें तो अमेजन जो नदी है वो सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के हिसाब से लंबी है उसका नाम है नील नदी। लंबाई याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। अब हम देखते हैं, ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। जब नील नदी निकलती है तो दो धाराओं के रूप में निकलती है। पहली श्वेत नील नदी जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है, जो कि हम कल झीलों में पढ़ने वाले हैं, विक्टोरिया झील, वहां से श्वेत नील नदी निकलेगी। फिर आगे चलते हैं, ब्लू नील नदी ताना झील से निकलती है। ठीक है, इधर ये ताना झील है, इधर विक्टोरिया झील है, इससे निकल गई व्हाइट नील नदी, इससे निकल गई ब्लू नील नदी और ये दोनों मिलेंगी उत्तरी सूडान के खार्तूम में आकर मिल गई। इसके बाद जो नदी जाएगी वो कहलाएगी नील नदी। नील नदी 4 देशों, कौन कौन से देश आएंगे? युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र। याद रखने का तरीका, युगांडा, सूडान और मिस्र। आप दक्षिणी उत्तरी के चक्कर में ना पड़े, युगांडा, सूडान और मिस्र। अब उनमें दक्षिणी और उत्तरी दोनों लगा दें तो ये चारों देश याद हो जाएंगे, युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान व मिस्र से होकर ये बहती। नील नदी पर मिस्र में असवान बांध और नसीर झील स्थित है। असवान बांध जो है उसका निर्माण नील नदी पर किया गया है और मिस्र में इसके द्वारा नील नदी के द्वारा नसीर झील का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। मिस्र की जो सभ्यता थी उसका विकास भी नील नदी के किनारे हुआ था। भूमध्य सागर में गिरने से पहले मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है, क्योंकि भूमध्य सागर में गिरने से पहले नील नदी मिस्र में डेल्टा का निर्माण करती है। एक डेल्टा का निर्माण करेगी, वह मिस्र का सबसे उपजाऊ भाग है तथा इस क्षेत्र में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। मिस्र की जो अधिकांश जनसंख्या है ना वो इसी भूभाग के क्षेत्र में रहती है, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आज की हमारी दूसरी नदी नाइजर नदी। मिस्र की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी मिस्र की नहीं है, ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। मिस्र नहीं आएगा यहाँ, अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप अफ्रीका कर लेंगे।
अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी नाइजर है। पहली नील थी, दूसरी नदी जो हम कल पढ़ेंगे कांगो या जायरे नदी वो है, और तीसरी जो सबसे लंबी नदी है वो नाइजर नदी है। ठीक है, तो ये हम तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसका जो उद्गम होता है वो फाउटा जालोन के पठार से गिन्नी उच्च भूमि से होता है। नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी, उद्गम स्थल फाउटा जालोन का पठार, संगम या समाप्त कहां होती है? उत्तरी अटलांटिक मीनी की खाड़ी। और कौन से देशों से बहती है? माली, नाइजर और नाइजीरिया से बहती है। इसके डेल्टाई क्षेत्रों में पेट्रोलियम पाया जाता है, इस कारण इसे तेल नदी कहते हैं। और नाइजर नदी पर नाइजीरिया में कैंजी बांध स्थित है। आज की जो क्लास थी उसमें हमने सबसे पहले सहारा मरुस्थल पढ़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हमने देखा। इसके साथ साथ बद्दू जनजाति यहां निवास करती है, नकली स्थान पाए जाते हैं, तीनों प्रकार के मरुस्थल इसमें पाए जाते हैं, 11 देशों में इसका विस्तार है, सबसे ऊंचे बालू का स्तूप यहां पाए जाते हैं। ये सहारा मरुस्थल था। फिर हमने पढ़ा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी जो मरुस्थल था इसका विस्तार था नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। यहां पर बुशमैन जनजाति निवास करती है और शतुरमुर्ग विश्व का नहीं उड़ सकने वाला सबसे बड़ा पक्षी यहां पाया जाता है, जो कि मनुष्य को अपने ऊपर बैठाकर भाग सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा नामीब मरुस्थल, जो कि एक तटीय मरुस्थल है जो कि अटलांटिक महासागर के तट के पास है। अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में विस्तृत, ये तीन हमने मरुस्थल पढ़े। इसके बाद हमने अपवाह तंत्र देखा, उसमें सबसे पहले देखा हमने नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसके बाद नील नदी पर मिस्र में असवान बांध, नसीर झील, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था, और मिस्र भूमध्य सागर में गिरने से पहले मिस्र में ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसके साथ साथ नील नदी दो धाराओं के मिलन के बाद बनती है। दो धाराएं, श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलेगी और ब्लू नील नदी ताना झील से निकलेगी। ये दोनों झीलें उत्तरी सूडान की राजधानी, दोनों नदियां या धाराएं उत्तरी सूडान की खार्तूम जिले में, खार्तूम जगह पर आकर मिल जाती हैं, जो कि उत्तरी सूडान की राजधानी। 4 देशों से बहती है, युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, मिस्र। इसके बाद हमने पढ़ा नाइजर। नाइजर जो नदी है उसका उद्गम फाउटा जालोन के पठार से होता है, और इसकी समापन जो होती है वो मिन्नी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में होती है। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये माली, नाइजर और नाइजीरिया से बहती है। नाइजर नदी जो है वो एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि पेट्रोलियम के भंडार उसमें पाए जाते हैं, इस कारण इसे तेल नदी कहते हैं। इसके साथ साथ जो नाइजर नदी है उस पर नाइजीरिया में कैंजी बांध स्थित है। ये सब चीजें आज हमने पढ़ी। आगे की क्लास हम लेंगे कल। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।